वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड हेल्दी होली। तो चलिए आज हम लोग आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ा था। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप जाके इस चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। इसके प्रीवियस क्लासेस के सारे वीडियोस दिए हुए हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा एंड देन आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या जाना था? अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछा था कि दो जीवाणु कौन कौन से हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु हैं, वो नाश्ताक और एनाबेना है। और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नमी युक्त स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी नमी हो, मॉइस्चर हो। ठीक है, यानी कि राजस्थान वाले एरिया में नहीं पाए जाते। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ थोड़ी सी बरसात होती है, थोड़ी सी नमी रहती है हवाओं में। ठीक है, तो ये वहाँ पे आसानी से ग्रो करते हैं। वायुमंडल की संरचना का कुल भाग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 78% ऑफ नाइट्रोजन उपस्थित होता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स व वर्णक यानी कि पिगमेंट्स इत्यादि में यह एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जो जीवधारी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। केवल कुछ ही विशिष्ट प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये ही जो प्रत्यक्ष रूप से जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी पे उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो पौधों की जड़ों पे रहते हैं तथा रंध्र वाली मृदा, यहाँ पे यह वायुमंडल से पहुँचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण के द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं, जैसे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन इस तरह यौगिक के रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण होता है। शाकाहारी जो जंतु हैं ये पौधों को खाने पर इसका जो नाइट्रोजन है ये कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं तथा वे पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु भी हैं जो इस नाइट्रेट को पुनः नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि नाइट्रेट को पुनः उसके स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तथा इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अन्य खनिज चक्र, अदर मिनरल साइकिल्स। जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्व हैं जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों व प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व में बहुत से अन्य खनिज भी मिलते हैं तथा ये पदार्थ जो हैं प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि। प्रायः ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी तथा झील और समुद्री जल इत्यादि में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रकृति के द्वारा पृथ्वी की परपटी पर और फिर समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पे पहुंचते हैं। अपक्षय मतलब क्या होता है बताइए? मृदा का क्षय, उसे ही अपक्षय कहते हैं। किसी भी चीज़ का क्षय होना, हटना, उसे हम अपक्षय कहते हैं। तो बताया गया कि ये घुलनशील रूप में होते हैं, तो ये तलछटियों पर, समुद्र के किनारे इत्यादि पे प्राप्त होते हैं तथा ये धरातल पे तलछट के रूप में ही पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं
सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिज की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। कुछ अन्य जंतु भी हैं जो पौधों व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त कर लेते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे पारिस्थितिक संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस। किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। पारिस्थितिक संतुलन क्या होगा? अगर हम इसमें इकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं तो कोई भी परितंत्र, या तो वो जल परितंत्र हो या तो स्थल परितंत्र हो। जल परितंत्र आप समझ गए होंगे, जिसमें समुद्र के पेड़, समुद्र में उपस्थित जितने भी एल्गीज हैं उनसे लेकर उसके बड़े जीवों तक जो संबंध है उनके बीच एक दूसरे के भोजन को लेकर, तो उसे ही परितंत्र कहते हैं। यह आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की जो अवस्था है उसे ही पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। ये तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे, क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा ही हो पाता है। इसी परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में वर्णित भी किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से ही होता है। कुछ प्रजातियों में जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। संतुलन इस बात पे भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर करती हैं। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदानों से मिलते हैं, जैसे कि हिरण, ज़ेब्रा, भैंस इत्यादि किस पे निर्भर होते हैं? घासों पे। और ये जो बाघ, शेर हैं ये मांसाहारी हैं, ये हिरण और ज़ेब्रा इत्यादि पे निर्भर करते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित होती है। पौधों में पारिस्थितिक संतुलन के बदलाव के कारण है कि वनों, जैसे कि स्थानांतरी कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण होता है, जहाँ द्वितीय वन प्रजाति जैसे कि घास, बांस और चीड़ आदि के जो पेड़ हैं ये प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की जो संरचना है उसे बदल देते हैं। इसे ही अनुक्रमण कहते हैं, यानी कि सक्सेशन कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पे जो द्वितीय वन प्रजाति है ये उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक विपदाएं, मानव जनित कुछ कारक इत्यादि इसके प्रमुख कारण होते हैं तथा पर्यावरण के वास्तविक रूप को भी जो परिस्थिति है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन पर जो जनसंख्या का दबाव है, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत प्रभावित करते हैं। इससे पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्यतः पर्यावरण पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण असंतुलन से ही कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, कई सारी बीमारियां और जलवायु परिवर्तन भी होते हैं। विशेष आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेत है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही परितंत्र के संरक्षण व बचाव के लिए प्रमुख आधार है।